हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सीख रहे हैं मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 23 जिसका नाम है हाउ टू सॉल्व होस्पाइस डिनाइल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे होस्पाइस क्या होता है, पेशेंट होस्पाइस में कैसे इनरोल्ड होता है और अगर हमें होस्पाइस से रिलेटेड डिनाइल्स रिसीव हों तो हम उन डिनाइल्स को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 1, व्हाट इज होस्पाइस? होस्पाइस इज अ पेशेंट केयर प्रोग्राम अंडर मेडिकेयर पार्ट ए। होस्पाइस एक पेशेंट केयर प्रोग्राम है जो कि मेडिकेयर पार्ट ए कवर करता है। मेडिकेयर हैज़ 4 पार्ट्स, पार्ट ए हॉस्पिटल बिलिंग, पार्ट बी फिजिशियन बिलिंग, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो पार्ट ए जो सा है वो हॉस्पिटल बिलिंग के लिए होता है और अगर पेशेंट केयर प्रोग्राम जो कि होस्पाइस का है वो मेडिकेयर पार्ट ए में कवर हो रहा है तो इट्स मीन कि पेशेंट की जो बिलिंग है वो हॉस्पिटल के थ्रू की जाएगी होस्पाइस के लिए। Hospice is for patient with terminal illness and a life expectancy of 6 months or less. Common qualifying conditions: last stage cancer, kidney failure and other terminal diseases. तो patient hospice में तब enrolled होता है जब उसको कोई लाइलाज बीमारी हो और उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 6 मंथ या फिर इससे भी कम की हो। लाइलाज बीमारियों को हम टर्मिनल डिजीजेस भी कहते हैं और इसमें लास्ट स्टेज कैंसर और किडनी फेलियर जैसी जो बीमारियां हैं वो शामिल होती हैं। होस्पाइस प्रोवाइडर्स कंफर्ट केयर, नॉट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। Once a patient enrolls in hospice, Medicare Part B service stop for the patient. अब ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन 2 पॉइंट्स को समझ जाएं तो आपका होस्पाइस का कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा। तो जो सेकंड लास्ट है वो है होस्पाइस प्रोवाइड्स कंफर्ट केयर, नॉट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये है कि होस्पाइस प्रोवाइडर्स जो उनसे होते हैं वो पेशेंट को कंफर्ट केयर देते हैं, ना कि बीमारी का इलाज करते हैं। क्योंकि ऊपर अभी हमने पढ़ा कि होस्पाइस में वो पेशेंट इनरोल्ड होता है जिसको कोई लाइलाज बीमारी हो। तो अगर वो बीमारी लाइलाज है तो इसका मतलब कि उसका इलाज नहीं हो सकता। अगर उसका इलाज नहीं हो सकता तो फिर हॉस्पिटल पेशेंट को होस्पाइस में इनरोल्ड क्यों करता है? इसलिए क्योंकि प्रोवाइडर्स हॉस्पिटल उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते लेकिन पेशेंट को एक कंफर्ट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उसका जो आखिरी टाइम है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए और उसको किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आए। फिर जो लास्ट है वो है वंस अ पेशेंट इनरोल्स इन होस्पाइस, मेडिकेयर पार्ट बी सर्विसेज स्टॉप फॉर द पेशेंट। अब जब हॉस्पिटल पेशेंट को मेडिकेयर पार्ट ए में इनरोल कर लेता है तो उसकी जो पार्ट बी की सर्विसेज होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। तो मतलब कि अगर जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में है और उसको कोई लाइलाज बीमारी है तो उससे एक फॉर्म साइन करवाया जाता है जिसको साइन करने के बाद वो होस्पाइस में इनरोल्ड हो जाता है और जिस डेट से वो होस्पाइस में इनरोल्ड होता है उसके जो मेडिकेयर पार्ट बी जो कि फिजिशियन बिलिंग होती है, जो कि फिजिशियन क्लेम्स होते हैं, वो पे नहीं होंगे। अगर आप होस्पाइस में इनरोल्ड होने के बाद कोई भी क्लेम, फिजिशियन क्लेम जो कि पार्ट बी का होता है, इंश्योरेंस को सबमिट करेंगे तो इंश्योरेंस उस क्लेम को डिनाई कर देगी और कह देगी कि पेशेंट इज ऑलरेडी इनरोल्ड इन होस्पाइस, सो देयर विल बी नो फ्यूचर पेमेंट्स फॉर दिस फिजिशियन क्लेम। इस तरह करके आपको एक डिनाइल जोन सा वो रिसीव हो जाएगा। सेकंड स्लाइड देखते हैं कि हाउ होस्पाइस पेशेंट रिसीव केयर। अब पेशेंट अगर होस्पाइस में इनरोल्ड हो गया तो उसको किस तरह की केयर मिलेगी और किस तरीके से केयर मिलेगी। सम पेशेंट्स रिमेन इन द हॉस्पिटल अंडर पार्ट ए कवरेज। अब पार्ट ए कवरेज जो कि हॉस्पिटल बिलिंग है, तो क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स जो से होते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं अपनी पार्ट ए कवरेज का इस्तेमाल करते हुए। Others are discharged and spend their last days at home with family. और कुछ पेशेंट्स क्या होता है कि वो डिस्चार्ज ले लेते हैं हॉस्पिटल से और घर चले जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ जो अपना आखिरी टाइम होता है वो गुजार रहे होते हैं और फिर उसको जो स्पेशल केयर दी जाती है वो उसकी फैमिली देती है। लेकिन अगर किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ जाए या अगर हॉस्पिटल से किसी सर्विसेज लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो पेशेंट दोबारा भी हॉस्पिटल जा सकता है और उसको सर्विसेज दी जाएंगी क्योंकि वो हॉस्पाइस में इनरोल्ड है। While in hospice, all hospital-based treatments are covered under Part A. अब जब तक पेशेंट हॉस्पाइस में रहेगा उसके जितने भी पार्ट ए के क्लेम्स हैं या फिर जो उसको ट्रीटमेंट दिया गया है वो सारे उसका हॉस्पिटल बिलिंग कवर करेगी, उसकी पार्ट ए इंश्योरेंस कवर करेगी। इफ अ हॉस्पाइस इनरोल्ड पेशेंट विजिट अ फिजिशियन, स्पेशल बिलिंग रूल्स अप्लाई। अब अगर हॉस्पाइस इनरोल्ड पेशेंट किसी फिजिशियन को विजिट करेगा तो उसके लिए स्पेशल बिलिंग रूल्स जो से हैं वो अप्लाई होंगे। अब वो जो स्पेशल बिलिंग रूल्स हैं वो हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे जिसमें हम ये भी सीखेंगे कि हमने डिनाइल्स को रिजॉल्व कैसे करना है
और कैसे हमने पार्ट बी जो कि फिजिशियन क्लेम्स है उनको पे करवाना है। स्लाइड नंबर 3 है होस्पाइस डिनायल्स एंड रेजोल्यूशन with modifier GV and GW. If a physician submit a claim for hospice enrolled patient, it may be denied with COB9. तो अगर कोई physician hospice enrolled patient का claim इंश्योरेंस को सबमिट करेगा तो उस क्लेम पे हमें डिनाइल रिसीव होगा जिसका रीजन कोड होगा COB9. COB9 डिनाइल patient is enrolled in hospice, no payment allow for the services. तो अब COB डिनाइल होता है कि उस डिनाइल में आपको डिस्क्रिप्शन आती है पेशेंट इज इनरोल्ड इन होस्पाइस, नो पेमेंट अलाउ फॉर दिस सर्विस, कि पेशेंट होस्पाइस में इनरोल्ड है और हम इस सर्विसेज के लिए पे नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि जब ये डिनाइल हमें रिसीव हो जाएगा तो हमने इसको रिजोल्व कैसे करना है। हाउ टू रिजोल्व, यूज अ GW मॉडिफायर व्हेन द सर्विसेज इज अनरिलेटेड टू द होस्पाइस डायग्नोस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है GW मॉडिफायर को समझना। अगर आप इस लाइन पे फोकस करें, व्हेन द सर्विस इज अनरिलेटेड टू द होस्पाइस डायग्नोस, जब सर्विस होस्पाइस डायग्नोस से ना मिले। अब होस्पाइस डायग्नोस कौन सा हो सकता है? अब इसमें आपने ये फाइंडिंग्स करनी होती हैं कि जो पेशेंट है वो किस डेट को होस्पाइस में इनरोल्ड हुआ और जिस डेट को वो होस्पाइस में इनरोल्ड हुआ वो किस कंडीशन के लिए इनरोल्ड हुआ, क्या डायग्नोस था, क्या पेशेंट किडनी फेलियर के लिए होस्पाइस में इनरोल्ड हुआ या कैंसर के लिए इनरोल्ड हुआ। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? या तो आप पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स देख सकते हैं या फिर आप इंश्योरेंस को कॉल करके उससे ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो पेशेंट है ये होस्पाइस में इनरोल्ड है और इसका जो इनरोलमेंट डायग्नोस है, होस्पाइस इनरोलमेंट डायग्नोस कोड है, वो क्या है या वो कंडीशन क्या है। अब अगर इंश्योरेंस आपको बता देती है कि ये पेशेंट फलां डेट को इस कंडीशन के लिए इनरोल्ड हुआ, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर इस मंथ ये इनरोल्ड हुआ कैंसर की डिजीज के लिए होस्पाइस में इनरोल्ड हुआ है, तो अब आपने देखना है कि ये जो पेशेंट है जब ये आपके फिजिशियन के पास सर्विसेज लेने के लिए आया है तब उसकी चीफ कंप्लेंट क्या थी। इस केस को हम एक एग्जाम्पल के साथ सोल्व करते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है जो कि कैंसर के लिए होस्पाइस में इनरोल्ड हुआ और उसके बाद वो डिस्चार्ज होकर घर चला गया। अब जब वो घर चला गया तो आफ्टर अ वीक उसको हेडेक हुई या उसको बॉडी पेन हुई और वो नियरेस्ट फिजिशियन के पास गया सर्विसेज लेने के लिए। अब जब वो फिजिशियन के पास गया तो उसकी जो चीफ कंप्लेंट थी वो थी हाइपरटेंशन, कि पेशेंट फिजिशियन के पास आया, उसके सर में दर्द थी और बॉडी में पेन थी, तो जो उसकी चीफ कंप्लेंट है वो हाइपरटेंशन लिखी जाएगी और उसको जो डायग्नोस कोड लगाए जाएंगे वो हाइपरटेंशन के और बॉडी पेन के लगाए जाएंगे। अब आपने उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स देखने हैं और देखना है कि जो आपका क्लेम है उसमें डायग्नोस कोड कौन से यूज किए गए हैं एज अ प्राइमरी। जब आप ये क्लेम इंश्योरेंस को सेंड करेंगे तो आपने साथ में ENM कोड के साथ GW का मॉडिफायर लगाना है। अब क्या होगा कि जब GW का मॉडिफायर लगा होगा और साथ में जो प्राइमरी डायग्नोस कोड है वो हाइपरटेंशन का होगा या फिर बॉडी पेन का होगा, तो इंश्योरेंस इस क्लेम को प्रोसेस कर देगी और पे कर देगी। लेकिन अगर आप GW का मॉडिफायर ना लगाएं और सेम डायग्नोस कोड के साथ इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट कर दें तो इंश्योरेंस स्टिल इस क्लेम को डिनाई करेगी। इंश्योरेंस को पता होता है कि पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन के लिए इनरोल्ड है, लेकिन क्या होता है कि जो इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी क्लेम्स को उसी तरह प्रोसेस करते हैं जैसे आंखें बंद करके हम सबमिट करते हैं। तो GW मॉडिफायर से ये चीज़ जाहिर हो जाती है कि हाँ, जिस बंदे ने क्लेम सबमिट किया है उसको ये चीज़ पता है कि ये जो पेशेंट है इसने जो हमसे सर्विसेज ली हैं ये होस्पाइस से रिलेटेड नहीं है। फिर इंश्योरेंस अपने एंड पे वेरिफिकेशन करती है और देखती है कि जब पेशेंट होस्पाइस में इनरोल्ड हुआ था तो तब उसकी कंडीशन क्या थी, और जब इंश्योरेंस वेरिफिकेशन करते हैं तो उसको पता चलता है कि हाँ पेशेंट तो कैंसर के लिए इनरोल्ड हुआ था लेकिन जो सर्विसेज उसने इस फिजिशियन से ली हैं वो हाइपरटेंशन और बॉडी पेन के लिए है, तो इंश्योरेंस आपके इस क्लेम को प्रोसेस करेगी और इसके ऊपर पेमेंट भी कर देगी। अब अगर आप क्लेम सबमिट करने से पहले ये चीज़ वेरीफाई कर लें, क्योंकि आपके पास जारी बात है मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे, आपके पास पेशेंट का प्रीवियस रिकॉर्ड भी होगा और मे बी जब पेशेंट आता है तो वो तब खुद भी बता देता है समटाइम्स कि हाँ मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज पेशेंट हूँ और मुझे ये कंडीशन है, तो उससे आपको क्या आसानी होगी कि आपको डिनायल रिसीव नहीं होगा, आप इनिशियली GW मॉडिफायर सबमिट करके क्लेम को प्रोसेस करवा लेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको डिनायल रिसीव होता है कि पेशेंट इज इनरोल्ड इन होस्पाइस, तो आप सबसे पहले तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करें, इंश्योरेंस को फ़ोन करें कि क्या पेशेंट वाकई ही इनरोल्ड है होस्पाइस में, उसकी डेट क्या है, उसकी कंडीशन क्या थी। फिर आप अपने करंट क्लेम्स की डायग्नोस कोड देखें, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स पढ़ें और उसके बाद आप
प्राइमरी डायग्नोस कोड को चेंज करके जो उसकी चीफ कंप्लेंट का है उसको पॉइंटर करके देन GW का मॉडिफायर लगा के क्लेम को सबमिट करेंगे तो आपका क्लेम 100% प्रोसेस हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं GV मॉडिफायर। GV मॉडिफायर है व्हेन द सर्विस इज रिलेटेड टू द होस्पाइस डायग्नोस बट द फिजिशियन इज नॉट अफिलिएटेड विद द होस्पाइस। अब ये जो मॉडिफायर है इसमें और GW में एक स्लाइड सा चेंज है। स्लाइड भी कह सकते हैं, मेजर भी कह सकते हैं। GW तब यूज होता है जब पेशेंट अपनी होस्पाइस कंडीशन से अनरिलेटेड विजिट के लिए आए, कैंसर के लिए इनरोल्ड है और हाइपरटेंशन के लिए सर्विसेज लेने के लिए आ गया। लेकिन GV तब यूज होगा जब पेशेंट कैंसर के लिए इनरोल्ड है और वो कैंसर रिलेटेड सर्विसेज लेने के लिए ही किसी नियरेस्ट फिजिशियन के पास आए। तब क्या करेंगे आप? तब आप GV का मॉडिफायर लगाएंगे जो ये इंडिकेट करता है कि हाँ, मान लिया ठीक है, पेशेंट सेम कंडीशन के लिए हमारे पास आया लेकिन जो हमारा डॉक्टर है वो उस हॉस्पिटल के साथ अफिलिएटेड नहीं है जहां पर पेशेंट होस्पाइस के लिए इनरोल्ड हुआ था। हमारे डॉक्टर का उस हॉस्पिटल के साथ कोई लिंक नहीं है और ना ही ये उस हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है, तो इसको नहीं था पता कि ये जो सर्विसेज इसने परफॉर्म की हैं पेशेंट उसके लिए ऑलरेडी होस्पाइस में इनरोल्ड था। और होता क्या है कि जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास चला जाए सर्विसेज लेने के लिए तो डॉक्टर उसको मना नहीं कर सकता। डॉक्टर को कोई पता भी चल जाए ना तो वो ये नहीं कह सकता कि यार तुम तो होस्पाइस में इनरोल्ड हो और मैं अगर तुम्हारा क्लेम बिल करूंगा तो मुझे पेमेंट नहीं आएगी क्योंकि ये पार्ट बी में बिल होगा। ठीक है, डॉक्टर का काम है पेशेंट को सर्विसेज देना। तो अब अगर डॉक्टर ने पेशेंट को सर्विसेज दे दी हैं और सेम कंडीशन पे सर्विसेज दी हैं जिस कंडीशन के लिए पेशेंट होस्पाइस में इनरोल्ड था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप GV का मॉडिफायर लगाएं और क्लेम को सबमिट कर दें इंश्योरेंस को, तो आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस होगा और उसके ऊपर पेमेंट रिसीव होगी। अब लोग क्या करते हैं, इसका बहुत ही अब्यूज यूज करते हैं। जैसे ही डिनाइल रिसीव हुआ, डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं देखे, सीधा GW का मॉडिफायर लगाया, क्लेम सबमिट कर दिया। हो सकता है पेशेंट को GV का मॉडिफायर रिक्वायर्ड हो सकता है उस क्लेम में GV का मॉडिफायर जाना हो। अब समटाइम्स क्या होता है कि हम GV का मॉडिफायर लगा के भेज देते हैं और उसके बाद फिर डिनाइल रिसीव हो जाता है, तो वहां पे हो सकता है GW का मॉडिफायर यूज होना हो। तो ये जो मॉडिफायर है इन दोनों का इस्तेमाल बहुत लाजमी है और इन दोनों का इस्तेमाल करने से पहले आपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को और पेशेंट के प्रीवियस क्लेम्स को लाजमी देखना है और अगर ज़रूरत पड़े तो आपने इंश्योरेंस को कॉल भी कर लेनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो डिनाइल रेट है वो कम होगा, आपको 2 से 3 डिनाइल रिसीव होंगे। पहले डिनाइल के बाद ही जब आप क्लेम सबमिट करेंगे एक्यूरेट मॉडिफायर के साथ तो आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस हो जाएगा। अप्लाइंग द करेक्ट मॉडिफायर इंश्योर्स प्रॉपर क्लेम प्रोसेसिंग एंड रिम्बर्समेंट। अगर सही मॉडिफायर लगाएंगे, क्लेम को पहली या दूसरी बार में ही इंश्योरेंस को सबमिट कर देंगे तो आपकी रिम्बर्समेंट भी अच्छी होगी, आपका क्लेम इजीली प्रोसेस भी हो जाएगा और आपको फ्यूचर में कोई एरर्स भी नहीं रिसीव करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर होस्पाइस के ऊपर जिसमें हमने सीखा होस्पाइस क्या होता है, होस्पाइस में पेशेंट कैसे इनरोल्ड होता है, GV और GW का मॉडिफायर कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और कहाँ पर यूज़ करना है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या आपका कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या अगर आपने कोई डिफरेंट केसेस एक्सपीरियंस किए हैं तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। खुदा हाफिज।